हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, वेलकम ऑल ऑफ यू एट मोशन ऑनलाइन। और मैं हूँ आपकी रसायन विज्ञान की अध्यापिका करीना। और कार्बनिक रसायन में हम बात करें तो हम चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर हम एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से देखें तो ये हमारा चैप्टर नंबर 12 है, जिसका नाम है एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब सबसे इंपॉर्टेंट और मुद्दे की बात यह है कि हम इस चैप्टर के अंतिम चरण में हैं और अंतिम चरण में इस चैप्टर के हम सिर्फ कार्बोक्सिलिक अम्लों का ही डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए हम एल्डिहाइड और कीटोन को भूल जाते हैं। एक्चुअल में हमें उन्हें भूलना नहीं है, लेकिन अभी हम कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ रहे हैं तो हमें सिर्फ फोकस अपना किस पर रखना है? सिर्फ कार्बोक्सिलिक अम्लों पर रखना है। पिछली कक्षा में मैंने आपको इस चैप्टर का 9th लेक्चर करवाया था। आज मैं आपको 10th लेक्चर बताऊंगी। 9th लेक्चर में मैंने आपको कार्बोनिल समूह की संरचना कैसे होती है और साथ में जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनका आप नामकरण कैसे करते हैं, चाहे वो IUPAC में हो या फिर उसके सामान्य नाम हो, ये मैंने आपको बताया था। आई होप पहले वाला लेक्चर सभी बच्चों को क्लियर है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम जानते हैं कि अगली स्टेप हमें क्या चलनी है। सब बच्चों को पता है कि अब हमें सीखना है कि ये कार्बोक्सिलिक अम्ल जो हैं हम इन्हें बनाएं कैसे, और इसके बाद हमें पढ़ना होता है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिसे हम हिंदी में कहते हैं उसके भौतिक गुणधर्म। क्लियर है? चलिए, अब क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी चीजें आपके पास ऐसी है कि आपको नेम रिएक्शंस भी दी हुई हैं, मैकेनिज्म्स भी दिए हुए हैं, साथ में आपको बहुत सारी चीजें बनाने की विधियां भी दी हुई है। तो बच्चों, इन विधियों को हमको रटना बिल्कुल नहीं है, हमें समझ के चलना है कि हम क्या अभिकर्मक लें तो हमारा क्या उत्पाद बने। अगर हम समझ के चलेंगे तो अभिकर्मक से उत्पाद को उत्पन्न करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप लोगों को अभी अपना नोटबुक और पेन लेना है और जो भी मैं बताती हूँ आपको साथ के साथ नोट करते जाना है, या फिर आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि इन फ्यूचर आपको उसको पढ़ने में दोबारा आसानी हो। क्योंकि हम जब ये वीडियोस को दोबारा रिवाइज के तौर पे देखेंगे तो हमें सारी चीजें अच्छे से क्लियर होती जाए। क्लियर? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिना कॉपी पेन के नहीं चल सकती, तो जरूर अपने पास में एक नोटबुक और पेन रखिए और जो मैं बताती हूँ साथ के साथ आप नोट करते जाइए। क्लियर? तो शुरू करते हैं। आज का हमारा 10th लेक्चर ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियां और उनके भौतिक गुणधर्म। क्लियर? चलो, कार्बोक्सिलिक अम्ल मतलब जिसके पीछे, जिस कार्बन की चेन के पीछे, जिस एल्किल समूह के पीछे COOH आएगा। ठीक है? अब बच्चों, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की बहुत सारी विधियां हमारे पास है, बहुत सारी विधियां हमारे पास में है, जिसमें मुख्य रूप से मैं आपको 6 विधियां यहां पर बनाने की बताऊंगी। इसका मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल को विरचन करने की हमारे पास में टोटल 6 मेथड्स हैं, 6 विधियां हैं। क्लियर? चलिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियां कितनी विधि? 6 विधि। 6 ही विधि को लाइन से एक एक करके समझेंगे कि हम किस अभिकर्मक में क्या उत्प्रेरक डालें कि हमें पर्टिकुलर जो उत्पाद है वो हमें मिल जाए। कार्बोक्सिलिक समूह की बनाने की आपको यहाँ पर विधियां देखनी है। तो विधियां देखनी है तो विधि का मतलब हम जब भी कुछ बनाएंगे उसमें COOH ग्रुप आपका आएगा। प्राथमिक अल्कोहल और एल्डिहाइड से, एल्कील बेंजीन से, नाइट्राइल और अमाइड से, ग्रिग्नार अभिकर्मक से, एसिल हैलाइड और एनहाइड्राइड से, और एस्टर से। तो कितने तरीके से आप कार्बोक्सिलिक अम्ल की संरचना कर सकते हो? कार्बोक्सिलिक अम्ल को बनाने की हमारे पास में टोटल 6 विधियां हैं। पहली विधि की तरफ बढ़ते हैं, प्राथमिक अल्कोहल और एल्डिहाइड से। ठीक है? पहले का नाम क्या है? प्राथमिक अल्कोहल और एल्डिहाइड से। प्राथमिक अल्कोहल का मतलब होता है प्राइमरी अल्कोहल, इसको हम कहते हैं 1 डिग्री अल्कोहल, और एल्डिहाइड होता है आपका CHO। अब बच्चों, बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आपने अल्कोहल और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर दिया, अल्कोहल और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर दिया, तो ऑक्सीडेशन करना मतलब उसको ऑक्सीकृत करना, तो ऑक्सीकृत करने पे हमेशा आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल ही बनेगा। ठीक है? तो यहां पर शुरू करने से पहले आप एक गोल्डन रूल लिख लो।
इसको हम कहेंगे गोल्डन रूल। क्या गोल्डन रूल मैं आपको बोल रही हूं कि अल्कोहल हो चाहे एल्डिहाइड हो, हमेशा बात ध्यान रखनी है कि अल्कोहल हो चाहे एल्डिहाइड हो, ठीक है। अगर आप इनका ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीडेशन करना मतलब इसको ऑक्सीकृत करना, ऑक्सीकृत करने पे हमेशा आपको क्या मिलेगा, हमेशा आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, हमेशा आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलेगा, ठीक है। अब किसको ऑक्सीकृत करना है, प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीकृत करना है। प्राइमरी अल्कोहल का मतलब है कि कार्बन जिस चेन से जुड़ा हुआ है उसमें OH ग्रुप सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो हम उसको प्राइमरी कहते हैं। और एल्डिहाइड हम किसको कहते हैं, जिसके पीछे आपका CHO ग्रुप आता है। तो प्राइमरी अल्कोहल मतलब जिसमें पीछे OH ग्रुप है, एल्डिहाइड का मतलब जिसके साथ पीछे कौन सा ग्रुप है, जिसके साथ पीछे आपका CHO ग्रुप है। क्लियर इतना? चलिए अब बात यहां पर आई है ऑक्सीकृत करवाने की। अब ऑक्सीकृत खुद तो नहीं हो जाएगा ना, ऑक्सीकृत करने के लिए मुझे इसमें कुछ उत्प्रेरक डालने पड़ेंगे। पिछली कई कक्षाओं में मैंने आपको बताया है कि आपका जो KMNO4 होता है, KMNO4 का मतलब होता है पोटेशियम परमैंगनेट। क्या होता है? KMNO4। इसका नाम क्या है? इसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है। एक होता है हमारा K2Cr2O7, इसका नाम होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। तीसरा हमारे पास में होता है CrO3, इसको बोलते हैं क्रोमियम का ट्राइऑक्साइड। क्लियर? यहां पर मैंने 3 नाम लिखे हैं। पहला नाम मैंने लिखा है पोटेशियम परमैंगनेट, दूसरा नाम मैंने लिखा है पोटेशियम डाइक्रोमेट और तीसरा नाम मैंने लिखा है क्रोमियम का ट्राइऑक्साइड। ये तीनों जो मैंने नाम यहां पर लिखे हैं बच्चों, ये तीनों हैं बहुत ही अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब अगर ऑक्सीकरण करवाना है तो आपको इन उत्प्रेरकों की यहां पर आवश्यकता होगी। अगर इनमें से आपने कोई भी एक ले लिया तो आपका अल्कोहल और एल्डिहाइड सीधा अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाएगा, लेकिन इन तीनों में से एक को लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये तीनों क्या हुए? ये तीनों आपके ऑक्सीडेशन करवाने के लिए उत्प्रेरक का काम करेंगे। उत्प्रेरक का मतलब होता है, हम कैटलिस्ट भी बोल सकते हैं, इनको हम अभिकर्मक भी बोल सकते हैं। ये आपके रिएक्शन में ऐड होंगे। अब बच्चों, जब भी आप एल्डिहाइड अल्कोहल को अम्ल में परिवर्तित करते हो तो इनको जब आप लेते हो तो या आप इनको उदासीन लेते हो या फिर आप इनको अम्लीय या क्षारीय माध्यम में ही लेते हो। तो ये जो आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये कैसे हैं? उदासीन। और आपको यहां पर इनको या तो लेना पड़ता है अम्लीय माध्यम में या फिर इनको लेना पड़ता है आपको क्षारीय माध्यम में। दोनों में से एक माध्यम आपको यहां पर लेना पड़ेगा। अम्लीय और क्षारीय माध्यम का मतलब या तो आपको इनको एसिडिक मीडियम में लेना पड़ेगा या फिर आपको इनको बेसिक मीडियम में लेना पड़ेगा, तभी आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल का यहां पर निर्माण होगा। क्लियर इतना? चलिए एक रिएक्शन के हिसाब से हम इसको समझते हैं कि कैसे आपके एल्डिहाइड और अल्कोहल आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल देंगे। तो देखिए यहां पर एक बहुत ही साधारण सी अभिक्रिया मैं आपको लिख के बता रही हूं। यहां बच्चों मैंने लिखा RCH2OH। ठीक है, ये RCH2OH क्या है? ये आपका प्राथमिक अल्कोहल है। कैसा अल्कोहल है? प्राथमिक अल्कोहल। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि इस अल्कोहल में मुझे KMNO4 को ऐड करना है। KMNO4 कैसा लेना है? या तो क्षारीय या फिर अम्लीय, और इसको हमको हीट करने के बाद इसमें डालने हैं H3O पॉजिटिव आयंस, मतलब हमको इसका प्रोटोनेशन करना है। तो होगा क्या? ये RCH2OH आपका RCOOH में परिवर्तित होगा, और RCOOH और कुछ नहीं बल्कि हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल ही यहां पर होता है। क्लियर? तो ये था आपका अल्कोहल।
अब दूसरी बात करते हैं हम एक और अल्कोहल की। यहां पर बच्चों मैंने 1 और 1 2 और यहां पर 8 10 कार्बन लिए हैं। अब आपको पता है कि जो आपके 10 कार्बन होते हैं, 10 कार्बन को हम डैक कहते हैं। अगर हम चलें मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन और 10 कार्बन को हम डैक कहते हैं। तो ये क्या हुआ? ये हुआ आपका 1 डेकेनोल। क्या बोलेंगे इसको? 1 डेकेनोल। ये भी आपका अल्कोहल है। इस अल्कोहल में मैंने CrO3 को ऐड किया, जो कि है आपका क्रोमियम का ट्राइऑक्साइड। हीट करेंगे H3O पॉजिटिव की आयन की प्रेजेंस में, लेकिन ध्यान क्या रखना है, इस KMnO4 और CrO3 को या तो आपको अम्लीय लेना है या फिर क्षारीय की उपस्थिति में ही आपको इस अभिक्रिया को करवाना है। ठीक है, अब यहां पर मैं लिख देती हूं अम्ल या क्षार। अब आप देखोगे कि ये CH2 आपका ऐसा ही रहेगा, ये CH2 भी आपका ऐसा रहेगा, ये लास्ट वाला COOH आपका COOH में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, कार्बन अभी भी 10 हैं, लेकिन एंड में जो ग्रुप है वो अल्कोहल से ऑक्सीकृत होके अम्लीय बन गया, तो इसका नाम हुआ डेकेनोइक अम्ल। क्या बोलेंगे इसको? डेकेनोइक अम्ल। तो डेकेनोइक अम्ल जो बना उसमें 10 कार्बन है और पीछे हमें यहाँ पर COOH ग्रुप दिखा, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर हमारा अल्कोहल जो है वो अम्ल में ऑक्सीकृत हो गया। सेम वे में अगर मैं एल्डिहाइड को ऑक्सीकृत करूं, तो एल्डिहाइड को ऑक्सीकृत करने के बाद भी मुझे क्या मिलेगा? मुझे कार्बोक्सिलिक अम्ल ही मिलेगा। जितने कार्बन पहले वाले में होंगे, बाद वाले में भी उतने ही कार्बन बनेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये पहला तरीका था आपका अम्ल को बनाने का, कि हमने कैसे प्राथमिक अल्कोहल और एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक अम्लों को बनाया। तो क्या करो, सिंपल उनका ऑक्सीडेशन कर दो, उनको ऑक्सीकृत कर दो, वो सीधा आपको क्या दे देंगे? अम्ल दे देंगे। लेकिन जो ऑक्सीडेशन करना है इन तीनों में से एक की प्रेजेंस में ही होना है, और साथ में ऑक्सीडेशन करने के साथ साथ आपको या तो अम्लीय या फिर क्षारीय माध्यम वहां पर लेके चलना है। इतना क्लियर? तो ये था पहला तरीका कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाने का। आगे बढ़ते हैं दूसरे तरीके की तरफ। अगला है एल्किल बेंजीनोसे। अब एल्किल बेंजीन का मतलब यह है कि आपके जो कंपाउंड होंगे वो रिंग वाले होंगे, वो एरोमेटिक होंगे, उसमें बेंजीन की रिंग होगी और उसी से आपको क्या करना पड़ेगा? कार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण करना पड़ेगा। तो एल्किल बेंजीनों से मतलब हम किसकी बात करेंगे? अब हम बात करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स की। किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे अब एरोमेटिक कंपाउंड्स की। तो बच्चों देखिएगा कि क्या होगी अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में अगर आप कोई भी एल्किल बेंजीन लेके चलते हो, एल्कीन बेंजीन का मतलब बेंजीन के ऊपर कोई भी एल्काइल ग्रुप, ठीक है, इस अभिक्रिया में आपको KMnO4 को ऐड करना है KOH की प्रेजेंस में और आप उसको हीट दोगे। ठीक है, तो हीट देने के बाद आपको एक इंटरमीडिएट यहां पर मिलेगा। फिर इस इंटरमीडिएट का आपको करना है प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन करना मतलब इसमें H3O पॉजिटिव आयन डालना, तो यहां पर आपको मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, KMnO4 को डालना है, लेकिन किसकी उपस्थिति में? क्षार की उपस्थिति में। क्षार मतलब होता है हमारा बेस, तो हमने बेस ले लिया KOH। अभी मैं आपको उदाहरण देती हूं, तो उदाहरण से ही आपको क्लियर होगा कि अभिक्रिया होती कैसी है। ठीक है, देखो यहां क्या लिखा है? एल्किल बेंजीन। बात को समझते हुए चलना। एल्किल बेंजीन, एल्किल बेंजीन का मतलब हुआ कि बेंजीन की रिंग के ऊपर एक एल्किल ग्रुप। क्लियर इतना? अब इसमें मुझे क्या करना है? इसमें मुझे अभिक्रिया करवानी है KMnO4 के साथ हीट करके, लेकिन क्षार की उपस्थिति में। क्लियर बच्चों? तो अब मुझे यहां पर क्या मिलेगा? ये CH3 आपका ऑक्सीकृत हो जाएगा और ये आपको देगा C डबल बॉन्ड O और K। क्लियर? अब
इसका मुझे क्या करवाना है, इसका मुझे प्रोटोनेशन करवाना है। अगर मैं इसमें H3O पॉजिटिव डालती हूं तो ये बन जाएगा आपका रिंग के ऊपर COOH, और अगर रिंग पे COOH हमें मिलता है तो हम इसको कहते हैं बेंजोइक अम्ल। क्या कहते हैं इसको? हम कहते हैं बेंजोइक अम्ल। इतना क्लियर? तो ये हुआ हमारा बेंजोइक अम्ल। ओके स्टूडेंट्स, चलिए एक और अभिक्रिया करते हैं हम दोबारा एल्किल बेंजीन लेके। अभी आपके पास में रिंग पे सिर्फ CH3 था, अब मैंने रिंग पे लिया CH3 CH2 CH3, ठीक है, 3 कार्बन की श्रृंखला। दोबारा मैंने क्या करना है, इसमें KMnO4 को क्षार की उपस्थिति में डाल के मुझे इसको हीट करना है, ठीक है। तो अब भले यहाँ पर कार्बन 3 हो, लेकिन यहाँ आएगा क्या, यहाँ आएगा आपका COOK, ठीक है। इस COOK का क्या कर दो, प्रोटोनेशन कर दो। प्रोटोनेशन करना मतलब इसमें H3O पॉजिटिव आयंस को ऐड करना। H3O पॉजिटिव आयंस को ऐड करने पे आपको यहाँ मिलेगा रिंग के ऊपर COOH, और अगर रिंग के ऊपर COOH है तो इसको हम कहते हैं बेंजोइक अम्ल। क्लियर? तो यहाँ भी आपको क्या मिला, यहाँ भी आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल मिला। कैसे मिला? ऑक्सीडेशन करने पे मिला, लेकिन यहाँ ऑक्सीडेशन किनका हुआ है, एल्किल बेंजीनों का, लेकिन किसकी उपस्थिति में, क्षार की उपस्थिति में। इतना क्लियर? तो एल्किल बेंजीन से भी आप बेंजोइक अम्ल बना सकते हो। तो ये था आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने का दूसरा तरीका। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम तीसरे तरीके की तरफ, नाइट्राइल और अमाइड से। नाइट्राइल मतलब जिसके अंदर नाइट्रोजन हो, अमाइड मतलब भी जिसमें NH2 ग्रुप हो। तो नाइट्राइल और अमाइड से अब कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे मिलेगा, हम वो सीखते हैं। तो बच्चों अब हम देखेंगे कि नाइट्राइल और अमाइड से आप कैसे यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल को उत्पाद के रूप में प्राप्त करते हैं। तो देखो सबसे पहले बात आई है नाइट्राइल की, तो नाइट्राइल मतलब होता है आपका CN ग्रुप, और अमाइड होता है आपका CONH2 ग्रुप, ठीक है। अब होगा क्या, सबसे पहले देखो कि नाइट्राइल और अमाइड से अगर आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल चाहिए तो आप यहाँ पर सबसे पहले उत्प्रेरक के रूप में H और OH माइनस आयंस लेंगे और बाद में आप उनका जल अपघटन कर देंगे। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा कि पहले हम उत्प्रेरक के रूप में किसको प्रयोग में लेंगे, उत्प्रेरक के रूप में आपको H+ या OH माइनस आयन लेने होंगे। उसके बाद आपको उसका क्या करना पड़ेगा, आपको उसका जल अपघटन करना होगा। तो देखिए अभिक्रिया होगी कैसे। आपने यहां लिया RCN, ठीक है, ये होता है आपका नाइट्राइल समूह। इस नाइट्राइल समूह में अगर आप H पॉजिटिव OH माइनस आयंस डालते हो तो क्या होगा, ये सीधा ही आपका RCOOH में परिवर्तित हो जाएगा अगर आप इसका जल अपघटन कर दो। क्लियर? सिमिलरली अगर मेरे पास में यहां पर जो RCN है वो पहले परिवर्तित होगा RCONH2 में, यहां पर एक करेक्शन कीजिए, ये पहले बनाएगा RCONH2, ठीक है। फिर अगर आप इसका जल अपघटन करते हो तो ये बना देगा आपका RCOOH, ये बन गया आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसी तरीके से अगर आपके पास RCONH2 है, अमाइड है, तो इसको अगर आप सीधा जल अपघटन कर देते हो तो यहां आपको मिल जाता है RCOOH। क्लियर इतना? तो चाहे नाइट्राइल हो या फिर चाहे आपका अमाइड हो, दोनों का ही H+ और OH माइनस आयंस की स्थिति में आप उसको पहले गर्म कीजिए, उसके बाद आप उसका जल अपघटन करो तो आपको यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। तो ये था आपका तीसरा तरीका क्या बनाने का, आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल को बनाने का। आगे बढ़ते हैं चौथे तरीके की तरफ। अगला तरीका है हमारा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का मतलब होता है हमें इसको बनाना है ग्रिग्नार्ड के रिएजेंट से, ठीक है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक हम बार बार इस टर्म को यूज करते हैं क्योंकि आप इसको चैप्टर 10 से ही सुनते आ रहे हो कि अगर आपके पास RMgX है तो इसको हम ग्रिग्नार्ड का अभिकर्मक कहते हैं। अब बच्चों ग्रिग्नार्ड के अभिकर्मक में आप देखोगे कि ये जो R है इसके ऊपर आपके पास पोस्ट पार्शियल नेगेटिव,
Mg के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और X के ऊपर आपका पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। अब ग्रिग्नार अभिकर्मक से कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे मिले? तो इसके लिए जो अभिक्रिया होती है वो आपकी शुष्क आइस, शुष्क बर्फ, जिसको हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, इंग्लिश में हम इसको ड्राई आइस भी कहते हैं, उसी की उपस्थिति में होती है। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि जो आपकी ड्राई आइस होती है, ठीक है, ड्राई आइस होती है आपकी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम बोलते हैं शुष्क बर्फ। क्या बोलेंगे? शुष्क बर्फ की उपस्थिति में होगा क्या? इसकी उपस्थिति में जो आपका ग्रिग्नार अभिकर्मक है वो आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल देगा, वो आपको क्लियर है? चलिए तो देखते हैं अभिक्रिया होगी कैसे। अभिक्रिया के सीक्वेंस को समझते हैं। यहां मैंने लिया RMgX, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया, इसको हम ग्रिग्नार का अभिकर्मक कहते हैं। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, मैं इसको इस तरीके से लिख रही हूं, ठीक है। जब ये अभिक्रिया होगी, ये अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होगी? इस अभिक्रिया में भी आपको H3O पॉजिटिव आयन लेना पड़ेगा, H2O लेना पड़ेगा, तो ये आपका परिवर्तित हो जाएगा RCOOH में, ठीक है। तो ये कहलाएगा RMgX आपका ग्रिग्नार का अभिकर्मक। क्या बोलेंगे इसको? ग्रिग्नार का अभिकर्मक। ये क्या हो गई? CO2 हो गई, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CO2। इसको हम बोलते हैं शुष्क बर्फ, इंग्लिश में हम इसको ड्राई आइस भी कहते हैं, ठीक है। H3O पॉजिटिव आयंस की प्रेजेंस में इसने आपको दिया कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्लियर बच्चों? तो ग्रिग्नार अभिकर्मक की अभिक्रिया जब आप शुष्क बर्फ के साथ करवाओगे तो आपको यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होगा। ये है आपका चौथा तरीका क्या बनाने का? अम्ल को बनाने का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले तरीके की तरफ। तो बच्चों अब हमारी जो अगली अभिक्रिया है वो है एसिल हैलाइड और एनहाइड्राइड से। तो आप ये देखोगे कि अगर आप कोई भी एसिल हैलाइड लेके चले, कोई भी आपने एसिल क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड लिया, तो आप यहाँ पर क्या देखोगे? आप यहाँ पर ये देखोगे कि हमेशा वहां पे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मिल जाएगा जब आप उसका जल अपघटन करोगे, और जल अपघटन करने के बाद किसी क्षारीय माध्यम में आप उसकी अभिक्रिया करवाओगे। तो देखो ये रिएक्शन होगी कैसे। मान के चलो कि मैंने कोई भी एसिल क्लोराइड लिया, मैंने यहाँ पे लिया RCOCl, ठीक है। मैंने क्या बोला कि मैं इसका यहाँ पे करवाती हूँ जल अपघटन, ठीक है। पहली अभिक्रिया में हम यहाँ पर क्या करवाएंगे? इसको हम करेंगे इसको जल अपघटन। अब आप क्या देखोगे कि RCOCl का जैसे ही आपने जल अपघटन करवाया, तो जल अपघटन करवाने के बाद ये आपको क्या देगा? ये आपको देगा RCOH प्लस Cl नेगेटिव। जल अपघटन करवाने पे ये आपको एसिड देगा। सेम केस में अगर हमने इसको किसी क्षारीय माध्यम में जल अपघटन करवाया, तो ये आपका RCOO नेगेटिव प्लस Cl नेगेटिव आयन आपको दे देगा। और उसके बाद अगर आप इसकी H3O पॉजिटिव आयंस के साथ रिएक्शन करते हो, तो यहाँ आपको RCOOH ग्रुप मिलेगा और Cl नेगेटिव आपका बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करवा रहे हैं? हम जल अपघटन करवा रहे हैं। तो किसी भी अगर आपने एसिल हैलाइड का जल अपघटन करवाया तो आपको कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा और Cl नेगेटिव आयन बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर आपने इसकी अभिक्रिया किसी क्षारीय माध्यम में करवाई तो आपको RCOO नेगेटिव प्लस RCOO ग्रुप, Cl नेगेटिव ग्रुप, और अगर फिर आप उसका प्रोटोनेशन करते हो तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड और Cl नेगेटिव आयन मिलेगा। तो ये थी आपकी एसिल हैलाइड की बात, ठीक है। अब अगर मैं कोई एनहाइड्राइड लेके चलूं, मैंने लिया C6H5CO होल ट्वाइस O। ये क्या, कौन सा एनहाइड्राइड है? ये आपका बेंजीन का एनहाइड्राइड है, ये आपका बेंजीन का हाइड्राइड है, ठीक है। बेंजीन C6H5, तो हम इसको क्या बोलेंगे? इसको बच्चों हम बेंजोइक एनहाइड्राइड बोलेंगे। बेंजीन के एनहाइड्राइड को हम बेंजोइक एनहाइड्राइड बोलेंगे, ये इसका नाम होगा। अब अगर आप इसका जल अपघटन करवाते हो,
H2O ऐड करना मतलब इसका जल अपघटन करवाना। तो अगर हम किसी एनहाइड्राइड ग्रुप का भी जल अपघटन करवाते हैं तो भी हमको क्या मिलता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड मिलता है। तो अब यहाँ पे आपको कौन सा एसिड मिलेगा, यहाँ आपको मिलेगा 2C6H5COOH। क्लियर, C6H5COOH। तो एनहाइड्राइड से आपको क्या मिला, एनहाइड्राइड से भी आपको एसिड मिला। तो चाहे आप एसिल का क्लोराइड लेके चलो या फिर आप एनहाइड्राइड लेके चलो, जब भी आप उसका जल अपघटन करवाते हैं आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड मिलेगा। क्लियर स्टूडेंट, तो ये रिएक्शन थी एसिल हैलाइड और एनहाइड्राइड की। तो बच्चों आखिरी विधि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल को बनाने की है वो है आपका एस्टर से। अब एस्टर क्या होता है आपका, एस्टर होता है RCOOR ग्रुप, ठीक है। ROR तो आपका ईथर होता है, RCOOR ग्रुप जो होता है वो आपका एस्टर ग्रुप होता है। क्लियर। अब अगर आपने कोई भी एस्टर लिया, आपने उसका करवाया जल अपघटन, जल अपघटन करने के बाद आपको जो चीज प्राप्त होगी उसका आपको करना है अम्लन। अम्लन का मतलब होता है प्रोटोनेशन करना H3O पॉजिटिव की प्रेजेंस में। लेकिन जल अपघटन आप हमेशा किसकी उपस्थिति में कराओगे, क्षार की उपस्थिति में करवाओगे। तो आपका एस्टर जो है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, वो परिवर्तित हो जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में। करवाना जल अपघटन ही है, लेकिन कुछ अभिक्रिया ऐसी है जिसमें आपको बाद में अम्लन भी करवाना है, प्रोटोनेशन भी करवाना है। क्लियर। चलिए तो देखो अभिक्रिया होगी कैसे। ठीक है, अगर आपके पास में ये रिंग के ऊपर आपका कोई भी ग्रुप है, जैसे हमने मान लिया CH3COOR, ठीक है, ये कोई एस्टर है। अब पहले आपने क्या करवाया, आपने इसका करवा दिया जल अपघटन क्षारीय माध्यम में। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर आपको मिलेगा CH3COOH, ठीक है, ये मिल गया आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल। और यहाँ पर मेथ और एथ दो कार्बोनिक ग्रुप है, तो ये आपका बेंजीन एथेनोइक एसिड हुआ। ठीक है। सिमिलरली अगर हम एक और यहाँ पर उदाहरण लेके चलें, हम लेके चलते हैं बेंजीन के ऊपर आपका CH3CH2COOR ग्रुप, 3 कार्बन है, प्रोपेनोइड ग्रुप है। ठीक है, दोबारा क्या कराओ, इसका जल अपघटन कराओ क्षारीय माध्यम में, और फिर क्या करो, इसको आप अम्लन कर दो। अम्लन करना मतलब प्रोटोनेशन करना। तो यहां आपको क्या मिल जाएगा, CH3CH2COOH, 3 कार्बन। तो ये आपका हो गया बेंजीन का प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक है। तो बच्चों ये जो ग्रुप मैंने यहाँ पे लिए हैं ये क्या है, ये आपके एस्टर ग्रुप है। एस्टर होता है हमारा RCOOR। क्लियर इतना। तो ये था आपका आखिरी तरीका कार्बोक्सिलिक अम्लों को बनाने का। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल को बनाने की मैंने आपको यहाँ पर कितनी विधियां बताई, मैंने आपको टोटल 6 विधियां बताई। पहला हमने बनाया एल्कोहल और एल्डिहाइड से। तो एल्कोहल और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर दो, उनको ऑक्सीकृत कर दो, तो आपको एल्कोहल मिल जाएगा। दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको एल्काइल बेंजीन से बताया। एल्काइल बेंजीन को भी ऑक्सीकृत कर दो तो आपको अम्ल मिल जाएगा, लेकिन वहां आपको क्षारीय माध्यम लेना है। तीसरा तरीका मैंने आपको बताया नाइट्राइल से और अमाइड से। तो वहां पर भी आपने क्या किया, आपने वहां पर उसका जल अपघटन किया तो आपको वहां पर अम्ल मिल गया। चौथा तरीका हमने क्या देखा, चौथे तरीके में हमने एस्टर से देखा, जो हमारा लास्ट मेथड था बनाने का। तो इसमें हमने जल अपघटन किया, लेकिन जल अपघटन करना कैसे है, क्षारीय माध्यम से। पांचवा तरीका था ग्रिग्नार्ड के अभिकर्मक से, जिसमें हमने ग्रिग्नार्ड के अभिकर्मक को शुष्क बर्फ के साथ अभिक्रिया करवा के जल अपघटन करवाया तो हमें अम्ल मिला। और एक और तरीका था जिसका नाम था, हमने किया एसाइल क्लोराइड से या फिर एनहाइड्राइड से। तो एसाइल क्लोराइड होता है आपका COCl ग्रुप, और एनहाइड्राइड होता है कि C6H5 C डबल बॉन्ड O होल ट्वाइस, और बाहर आपका O होगा तो उसको हम एनहाइड्राइड ग्रुप कहते हैं। तो कुल मिला के या तो उसका ऑक्सीडेशन करवाना है या फिर उसका जल अपघटन कराना है। अभिक्रिया 2 ही चलेगी, लेकिन किसी किसी अभिक्रिया में आपको एंड में अम्लन भी करवाना है। अम्लन करवाना मतलब H पॉजिटिव आयन को ऐड करना, और अगर आप उसका अम्लन करवाते हो तो आपको फाइनली कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलेगा, चाहे वो एलिफेटिक होगा या फिर वो एरोमेटिक होगा। तो यहाँ एलिफेटिक फॉर्म में आपको RCOOH की फॉर्म में मिलेगा, और अगर मैं रिंग की बात करूंगी तो आपको बेंजीन की रिंग के ऊपर
या फिर आपको बेंजीन की रिंग के ऊपर यहाँ पर COOH ग्रुप मिलेगा जिसको हम बेंजोइक एसिड कहते हैं। तो ये हुई कार्बोक्सिलिक अम्ल को बनाने की 6 इंपॉर्टेंट विधियां। 6 ही विधियां बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा कि इसको कैसे बनाएं, आपको अभिकर्मक दिए होंगे और आपको उत्पाद को पहचानना है, क्योंकि हम बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो कोई भी क्वेश्चन हमारा एग्जाम में डायरेक्ट पुटअप नहीं होगा। क्लियर? अब कार्बोक्सिलिक अम्ल को बनाने के बाद हम आगे बढ़ते हैं उसके भौतिक गुणधर्मों की तरफ। तो भौतिक गुणधर्म का मतलब होता है कि कार्बोक्सिलिक अम्लों की फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या बातें करते हैं, बहुत बार बात कर चुके हैं, सब बच्चों को पता होगा। तो बच्चों, जब मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करती हूं तो फिजिकल प्रॉपर्टी में या तो आता है उसका क्वथनांक। फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक चीज आती है क्वथनांक, दूसरा आता है गलनांक और तीसरी चीज आती है उसकी विलयता। हम अधिकतर इन्हीं 3 चीजों के बारे में बात करते हैं और एक और कभी कभी हम बात कर लेते हैं उनकी अवस्था की, कि वो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा कि गैस होगा। तो अभी तक आप सब बच्चे जान चुके हो कि हम इन 4 ही प्रॉपर्टीज के बारे में हमेशा डिस्कशन करते हैं जब हम भौतिक गुणधर्मों की बात करते हैं। अब भौतिक गुणधर्म पढ़ने किसके हैं? RCOOH के, कार्बोक्सिलिक अम्ल के, कार्बोक्सिलिक एसिड के। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के अगर मैं भौतिक गुणधर्मों की बात करूं तो यहाँ पर भौतिक गुणधर्मों की बात करें तो पहला जो भौतिक गुणधर्म है वो होती है बच्चों अवस्था। ठीक है, तो भौतिक गुणधर्मों में हम सबसे पहले बात करते हैं अवस्था की। तो अवस्था का मतलब ये है कि वो आपका सॉलिड स्टेट में होगा, लिक्विड स्टेट में होगा या फिर गैसियस स्टेट में होगा। तो बच्चों, अवस्था में अगर हम कार्बोक्सिलिक अम्लों की बात करें तो जो कार्बोक्सिलिक अम्ल 9 कार्बन तक होते हैं, इसका मतलब जिन अम्लों में कार्बन की संख्या, जिन अम्लों में कार्बन की संख्या 9 कार्बन तक है, तो 9 कार्बन तक वाले आपके जितने भी द्रव होते हैं वो सभी आपके एक विचित्र गंध वाले द्रव यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये द्रव कैसे होते हैं? ये आपके एक तो रंगहीन होते हैं, कलरलेस होते हैं, इनका कोई रंग नहीं होता, और दूसरी बात ये कैसे होते हैं, ये आपके विचित्र गंध वाले होते हैं। एक अजीब सी स्मेल इनके अंदर होती है अगर कार्बन की संख्या 9 कार्बन के परमाणुओं तक है, तो विचित्र गंध वाले होते हैं। ठीक है, अब ये तो बात थी 9 तक वालों की। अब अवस्था में अगर मैं बात करूं कि कार्बन की संख्या अगर 9 से ज्यादा है, कार्बन की संख्या क्या है? 9 से ज्यादा है। तो अगर कार्बन की संख्या 9 से ज्यादा है तो जितने भी कार्बोक्सिलिक अम्ल होंगे उनकी अवस्था होगी ठोस, और ठोस होने के साथ ये कैसे होंगे? ये होंगे आपके गंधहीन। क्लियर? इनमें कोई गंध आपकी नहीं होगी। तो ये हुई आपकी पहली फिजिकल प्रॉपर्टी जो है अवस्था। दूसरी प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है कार्बोक्सिलिक अम्लों की वो होती है इनका क्वथनांक। क्या होता है? क्वथनांक। अगर हम क्वथनांक की बात करें तो क्वथनांक मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट। तो बच्चों आप देखोगे अगर मैं एल्डिहाइड, कीटोन या अल्कोहलों की बात करूं, एल्डिहाइड की बात करूं, कीटोन की बात करूं या मैं अल्कोहल की बात करूं, तो इन तीनों के कंपैरिजन में आपके जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, ठीक है, आपके जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, इन कार्बोक्सिलिक एसिड्स का आप देखोगे कि जो क्वथनांक है वो ज्यादा है। क्या होता है क्वथनांक? क्वथनांक ज्यादा होता है। अब ये क्वथनांक जो है ये ज्यादा क्यों होता है? ये इन तीनों के कंपैरिजन में ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि मैंने आपको जस्ट अभी पहले एक पिक्चर यहां पर दिखाई थी कि एक तो हो गया इनका द्रव्यमान और दूसरा हो गया इनका अंतर आणविक हाइड्रोजन आबंध। ठीक है, पिक्चर में ध्यान से देखिए कि क्वथनांक यहां पर ज्यादा क्यों है। ये है आपका RCOOH ग्रुप। ठीक है,
इधर भी आपका है RCOOH ग्रुप। तो आपका ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्लियर, ये जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है ये दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसा बॉन्ड बना रहा है? ये बॉन्ड बना रहा है स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हम इसको कहेंगे इसका बंध कैसा है? अंतर आणविक हाइड्रोजन आबंध। और आप जानते हो कि अगर किसी चीज के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो उस बंध को तोड़ना बहुत मुश्किल है, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो इसका क्वथनांक भी होगा, वो भी ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट के ज्यादा होने के दो रीजन हैं। पहला रीजन है एक तो उसका द्रव्यमान, ठीक है, पहला रीजन क्या है इसका? द्रव्यमान। और दूसरा इसके बीच में अंतर आणविक हाइड्रोजन आबंध। दूसरा रीजन क्या है? अंतर आणविक हाइड्रोजन आबंध, जिसकी वजह से इनका जो क्वथनांक होता है वो ज्यादा होता है। क्लियर है बच्चों? चलिए तीसरे गुण की बात करती हूं। तीसरा गुण होता है हमारा विलयता। विलयता को हम यहां लिख रहे हैं। अब विलयता का मतलब क्या होता है? विलयता का मतलब होता है कि कौन किसमें कितना सोल्यूबल है, कौन किसमें कितना घुल सकता है, उसको हम सोल्यूबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम सोल्यूबिलिटी कहते हैं। अब बच्चों आप देखोगे कि आपके जो 4 कार्बन तक के कार्बोनिक अम्ल है ना, वो आसानी से जल में घुल सकते हैं। कितने? 4 कार्बन वाले अम्ल, जिसके अंदर 4 कार्बन है, कार्बन की संख्या 4 है, वह जल में विलय होते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही कार्बन 4 से ज्यादा बढ़ते जाएंगे तो जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती जाती है विलयता आपकी कम होती जाती है। तो हम क्या बोलेंगे कि कार्बन की संख्या अगर बढ़ी, अगर कार्बन ज्यादा, तो विलयता क्या होती है? विलयता आपकी कम होती जाती है। लेकिन आपके जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, जैसे कि आपका हो गया बेंजीन, फिनोल, ईथर, इन सब में ये घुल सकते हैं। बेंजोइक एसिड की मैं बात करूं, बेंजोइक एसिड क्या होता है? आपकी बेंजीन की रिंग के ऊपर COOH ग्रुप, यही होता है बेंजोइक एसिड। ये बेंजोइक एसिड जो है, ये जो आपका बेंजोइक एसिड है, ये बेंजोइक एसिड जो है, ये बहुत सारे वलय ऐसे हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स ऐसे हैं जिनमें घुलने की क्षमता रखता है, जिसमें ये आसानी से घुल सकता है। तो अगर कार्बन कम है, 4 तक है, तो आप देखोगे जल में कोई भी चीज घुल सकती है। लेकिन अगर कार्बन की संख्या बढ़ती गई तो जल की तरफ इसकी वलयता कम होती जाती है। ठीक है, वलयता के लिए भी हमारे पास में यहाँ पर एक पिक्चर गिवन है, देखिएगा। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर गिवन है, देखो ये आपका यहाँ पर गिवन है RCOOH, ठीक है, ये भी गिवन है RCOOH। क्लियर? यहाँ जो गिवन है ये आपका गिवन है RCOH। तो जब आप इनको जल में घोलते हो तो जल में घुलने के बाद ये अपने आप में क्या फॉर्म कर लेते हैं? ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, तो जल में 4 कार्बन तक की वलयता को आप यहाँ पर देख सकते हो। लेकिन अगर कार्बन की संख्या बढ़ती गई तो वलयता आपकी कम होती जाती है। लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की मैं बात करूं तो ईथर में, और आप देखोगे कि दूसरे जो फिनोल या बेंजीन है उनमें ये घुल सकते हैं। क्लियर इतना? तो ये थे बच्चों आपके कुछ भौतिक गुणधर्म कार्बोक्सिलिक अम्लों के। तो हम हमेशा जब भौतिक गुणधर्म की बात करते हैं तो हम अवस्था, क्वथनांक, गलनांक और विलयता की ही बात करते हैं, यही इसके भौतिक गुणधर्म होते हैं। तो अधिकतर कार्बोक्सिलिक अम्ल आप देखोगे या तो ठोस अवस्था में होंगे या फिर आप गैसीय अवस्था में उनको देखोगे। कुछ गंध वाले होंगे और कुछ आपके गंधहीन होंगे। क्लियर इतना? तो हमारा आज का लेक्चर था कार्बोक्सिलिक अम्लों के विरचन की विधियों के बारे में। 6 तरीके से हमने इसको बनाने की प्रोसेस को देखा। अल्कोहल से कैसे बनाएं, एल्डिहाइड से कैसे बनाएं, साइनाइड से कैसे बनाएं, नाइट्राइल ग्रुप से कैसे बनाएं। इसके अलावा हमने ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, एसिल क्लोराइड, एनहाइड्राइड,
एस्टर, इतने सारे तरीके देखे हमने कार्बोक्सिलिक अम्लों को बनाने के। दो चीजें इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि या तो ऑक्सीकरण करेंगे तब अम्ल मिलेगा, या फिर उसका जल अपघटन करेंगे तभी आपको अम्ल मिलेगा। साथ में एक स्टेप और करनी है जिसको हम कहते हैं अम्लन। अम्लन मतलब होता है H3O पॉजिटिव आयंस को रिएक्शन में ऐड करना। क्लियर इतना? तो आज का हमारा लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट था और नेक्स्ट लेक्चर में हम डील करेंगे इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं और उपयोग के बारे में, जो हमारा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा। तो बच्चों, आई होप कि आज का लेक्चर आप सभी को क्लियर है। इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डीपीपी क्वेश्चंस या कंटेंट की रिक्वायरमेंट है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा मोशन लर्निंग ऐप। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलेंगे विथ अनदर फ्रेश न्यू टॉपिक। सो हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।